वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मानव में पोषण यानी मानव पाचन तंत्र के अध्ययन के बाद में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक दूसरे बेहद महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम पर, लाइफ प्रोसेस पर, जिसका नाम है श्वसन। श्वसन या रेस्पिरेशन। श्वसन और रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे होता है, ये दो सवाल हमारे जहन में अक्सर आते रहते हैं। हम इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि श्वसन में आखिर होता क्या है। देखिए, हमने मानव की पाचन तंत्र की बात की थी और हमने उसमें देखा था कि जब हम कोई भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में जब उसका पाचन हो जाता है, अंतिम रूप से उसका पाचन हो जाता है, तो अंतिम रूप से पाचन कहाँ पर होता है? हमने देखा था छोटी आंत में। छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। और पूर्ण रूप से पाचन होने का मतलब क्या है कि जो भोजन हमने खाया था उस भोजन से क्या क्या चीजें बन जाती हैं। एक तो बनती है, देखिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज। एक बनते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। एक बनते हैं वसा अम्ल। वसा अम्ल। और एक बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ये चीजें बनती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है भोजन के पाचन के बाद में, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व बनता है, वो है ग्लूकोज। ठीक है। अब होता क्या है, जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है छोटी आंत के अंदर और ये चार चीजें बनती हैं, तो इन चीजों का वितरण भी अवशोषण होता है। सबसे पहले तो अवशोषण कैसे होता है? छोटी आंत के अंदर अंगुलियों जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां होती है ना, उसके जैसे कुछ प्रवर्ध होते हैं।
कुछ तंतु होते हैं, इन तंतुओं को बोलते हैं दीर्घ रोम। दीर्घ रोम, दीर्घ रोम या अंग्रेजी में इसको कहते हैं विली। विली, दीर्घ रोम या विली जैसी संरचनाएं होती हैं, अंगुली जैसी, इनको दीर्घ रोम या विली कहते हैं। ये संरचनाएं क्या करती हैं, दीर्घ रोम और विली क्या करती हैं, ये छोटी आंत में जो भोजन होता है पचा हुआ, उसका अवशोषण करती है। ठीक है, और ये जो दीर्घ रोम होते हैं, जो ये विली होती है, इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर होती हैं रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं, केशिकाएं, केशिकाओं का मतलब होता है पतली पतली ट्यूब्स, बहुत पतली रुधिर की नलियां, ब्लड कैपिलरीज, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो जो भोजन अवशोषित होता है वो क्या होता है, सबसे पहले दीर्घ रोम या विली द्वारा अवशोषित होता है, फिर वहां से वो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, रुधिर केशिकाओं में चला जाता है। यानी जो ग्लूकोज भोजन के पाचन से बना था, वो ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में, जहां भी शरीर की सेलें हैं, सेल मतलब कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं तक पहुंच गया। ठीक है, अब कोशिकाओं तक पहुंच गया ग्लूकोज, इसका मतलब क्या हुआ, हम भोजन क्यों करते हैं, हम भोजन करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो हमने भोजन किया और भोजन के पाचन से हमें ग्लूकोज मिल गया और वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच भी गया, लेकिन ये ग्लूकोज हमें सीधा ऊर्जा नहीं देता। उदाहरण के लिए ग्लूकोज जो है ऊर्जा का स्रोत जरूर है, इससे ऊर्जा बनेगी जरूर, लेकिन सीधा ग्लूकोज ऊर्जा नहीं देता, इसका दहन करना पड़ता है या इसकी कुछ प्रोसीजर होता है जिससे कि इससे ऊर्जा बनाई जाती है। और मानव की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज पहुंचता है, इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने का जो सिस्टम होता है, ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम को ही हम कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? यानी कोशिकाओं तक जो ग्लूकोज पहुंचा है, इस ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए, ये जो प्रक्रम है, यही कहलाता है श्वसन या रेस्पिरेशन। यानी श्वसन या रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे ऊर्जा निकाली जाती है। ठीक है, एक बार फिर समझे इस बात को कि ग्लूकोज स्वयं ऊर्जा नहीं देता, ये ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि हम बात करें कोयले की, क्या रखा हुआ कोयला हमें ऊर्जा देता है जब तक हम उसको जलाएं नहीं। इसी तरह हम बात करें पेट्रोल, क्या गाड़ी में हम पेट्रोल भरवा लें और पेट्रोल के गाड़ी में भरने मात्र से गाड़ी को ऊर्जा मिल जाएगी, गाड़ी चलने लग जाएगी? नहीं, ये ऊर्जा कब मिलती है, जब इसका दहन होता है, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर इसकी जो अभिक्रिया होती है, उसके बाद में ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज पाचन होने के बाद में ग्लूकोज बना और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच भी गया। पहुंचने के बाद में इस ग्लूकोज का विखंडन होना जरूरी है अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो ग्लूकोज का विखंडन करने की जो प्रक्रम है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसको ही हम कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। आई बात समझ? अब ये ग्लूकोज का विखंडन होता किस तरह से है, इस बात को हमें समझना है। ग्लूकोज का जो विखंडन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के उपस्थिति के बिना भी हो सकता है। अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ऐसे श्वसन को हम कहते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन,
इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ग्लूकोज का विखंडन किसी कारण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो ऐसे श्वसन को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन दो प्रकार के हो गए। श्वसन के अंदर होता क्या है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ये विखंडन दो प्रकार से हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वायवीय श्वसन, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात हम ये जरूर बता दें कि वायवीय श्वसन के माध्यम से अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, अधिक ऊर्जा। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर कम मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, कम मात्रा, कम ऊर्जा। ठीक। दूसरी बात, ये जो वायवीय श्वसन होता है ये तो मानव में होता है आमतौर पर, और अवायवीय श्वसन जो होता है मानव में भी होता है कभी कभी, लेकिन अधिकांशतः यीस्ट जैसा एक सूक्ष्म जीवी है यीस्ट, इसके अंदर अवायवीय श्वसन होता है मुख्यतः। ठीक। तो ग्लूकोज का जो विखंडन है वो दो प्रकार से हो सकता है, यानी श्वसन दो प्रकार से किया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर विखंडन हो रहा है तो उसको हम वायवीय श्वसन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अवायवीय श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब श्वसन यानी रेस्पिरेशन चाहे से वायवीय हो, एरोबिक हो, या अवायवीय हो, एनएरोबिक हो, श्वसन कैसा भी हो, ये दो चरणों में पूरा होता है। दो चरण होते हैं श्वसन में। ठीक है। और इनमें भी, इन दो चरणों में भी जो पहला चरण होता है, पहला चरण वो समान होता है। वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन में पहला चरण समान होता है, और इस चरण का हम इसका नाम देते हैं, इस चरण का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर होता क्या है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया के अंदर क्या होता है। पहली बात तो ये कि ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया है ये कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कहां पर होती है ये? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जो हमारा ये ग्लूकोज है जिसमें कि 6 कार्बन के परमाणु हैं, ये ग्लूकोज 3 कार्बन परमाणु वाले दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं पाइरूवेट। दो भागों में बढ़ता है, यानी दो अणु पाइरूवेट के बनते हैं, दो अणु बनते हैं पाइरूवेट के, पाइरूवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो है 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के दो अणुओं में विभक्त हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है। यही ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया
कहलाती है। ठीक। अब बात करें श्वसन के दूसरे चरण की। दूसरा चरण क्या है? तो श्वसन का जो दूसरा चरण है, श्वसन का जो दूसरा चरण है उसको वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन के अंदर उस दूसरे चरण को हम बोलते हैं क्रेब चक्र। क्रेब चक्र। श्वसन का जो दूसरा चरण है उसको वायवीय श्वसन के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसके अंदर हम बोलते हैं क्रेब चक्र। और अवायवीय श्वसन में, एनएरोबिक श्वसन के अंदर, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किण्वन। हिंदी में बोलते हैं किण्वन और अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, FERMENTATION, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या किण्वन। ठीक है। तो श्वसन का जो दूसरा चरण है उसको वायवीय श्वसन में हम क्रेब चक्र बोलते हैं, तथा अवायवीय श्वसन के अंदर, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हम किण्वन या फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बता दें, ये क्रेब चक्र की जो अभिक्रिया है वायवीय श्वसन के अंदर, जो दूसरा चरण है यानी क्रेब चक्र जो है, ये अभिक्रिया, क्रेब चक्र की अभिक्रिया कहां पर होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र नाम की अभिक्रिया होती है, और क्रेब चक्र होता है वायवीय श्वसन के अंदर। ठीक है। और ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें किण्वन की, फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन की जो अभिक्रिया होती है वो होती है अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। और ये अभिक्रिया होती कहां पर है? ये होती है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य में ये अभिक्रिया होती है। बात आई समझ? क्रेब चक्र कहां पर होता है? पहली बात तो ये वायवीय श्वसन में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरी बात, क्रेब चक्र कहां पर होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि किण्वन अवायवीय श्वसन में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रेब चक्र में क्या होता है और किण्वन या फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल या क्रेब चक्र, हमने ये देख ही लिया है कि ये वायवीय श्वसन के अंदर होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरी बात, क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी हमने देखा। इसमें होता क्या है क्रेब चक्र के अंदर? दो जो पाइरुवेट हमारे बने ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया में, हमने भी देखा था कि ग्लाइकोलिसिस का जो पहला चरण था उसके अंदर क्या हुआ था? ग्लूकोज जो है वो दो अणुओं में बट गया पाइरुवेट। तो दो पाइरुवेट जो थे, अब इनका विखंडन होता है क्रेब चक्र के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर दो पाइरुवेट जो होते हैं वो विखंडित होकर के 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके अणु बना लेते हैं, 6 ही H2O पानी के, H2O यानी पानी के अणु बना लेते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। हमें एनर्जी चाहिए थी तो क्रेब चक्र के माध्यम से एनर्जी निकल गई। अब ये एनर्जी कितनी निकलती है? ये एनर्जी इतनी निकलती है कि कोशिका के अंदर एक चीज होती है ADP, एडिनोसिन डाई
फास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट करके चीज होती है कोशिका के अंदर। तो ये जो ऊर्जा निकलती है ये एडिनोसिन डाइफास्फेट की को फास्फेट से अभिक्रिया करवा करके और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एटीपी में बदल देती है। ये जो ऊर्जा होती है ये कोशिका में मौजूद एडीपी को एटीपी में बदल देती है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब कितने एडीपीओ को बदलती है ये 38 एडीपीओ को 38 एटीपी में बदल देती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी क्या चीज है? एटीपी ऊर्जा की करेंसी है। जैसे हमारे रुपए होते हैं ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में, जैव ऊर्जा के क्षेत्र में एटीपी को ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। जब भी ऊर्जा पैदा होती है तो एडीपी फास्फेट से अभिक्रिया करके ऊर्जा करेंसी एटीपी बनाते हैं, और जब भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कोशिका को तो ये एटीपी जो है ये वापस से टूटता है, इसका फास्फेट वापस से टूटता है और वापस से एडीपी बन जाते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर वापस से ऊर्जा निकलती है। आई बात समझ? एटीपी क्या है? ऊर्जा की करेंसी है, ऊर्जा की मुद्रा है। ठीक है, जब भी हमारे पास में ऊर्जा बनती है तब तो एडीपी क्या करते हैं, फास्फेट से क्रिया करके एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ये एटीपी खर्च करने पड़ते हैं हमारे, जैसे हमें जरूरत पड़ने पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब हम खर्च करते हैं तो ये एटीपी क्या करता है, फास्फेट में टूट जाए, फास्फेट इससे अलग हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो क्रैब चक्र में क्या होता है, दो पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके और 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं, 6 पानी के अणु बनाते हैं और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, ये तो बात है क्रैब चक्र की। अब हम बात करते हैं किण्वन की। किण्वन या फर्मेंटेशन। ये तो हम जानते हैं कि किण्वन या फर्मेंटेशन की अभिक्रिया कब होती है, अवायवीय श्वसन के रूप में। अवायवीय श्वसन किन में होता है, कुछ सूक्ष्म जीवी हैं जैसे यीस्ट, कुछ सूक्ष्म जीवी हैं जैसे यीस्ट, इसके अंदर अवायवीय श्वसन पाया जाता है, यानी किण्वन पाया जाता है। और कभी कभी मानव की जो पेशियां हैं, मानव पेशियां जो हैं, हाथ पैरों की जो मसल्स होती हैं, इनके अंदर भी कभी कभी ये अवायवीय श्वसन या किण्वन की अभिक्रिया होती है। कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, या काफी समय बाद में जैसे हम बहुत लंबा ज्यादा घूम लिए हम, उस समय ये जब हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, उस समय मानव की जो पेशियां हैं उनके अंदर भी कभी कभी किण्वन की यानी फर्मेंटेशन की जो है अवायवीय श्वसन की अभिक्रिया होती है। अब पहले हम बात करेंगे यीस्ट की। यीस्ट के अंदर किण्वन की प्रक्रिया में क्या बनता है, कैसे बनता है। यीस्ट के अंदर जब किण्वन की प्रक्रिया होती है तो दो पाइरुवेट जो होते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि किण्वन हो रहा है यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल, दो अणु इथेनॉल के बनाते हैं, इथेनॉल, दो अणु तो बनाते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। ठीक है, दो अणु तो इथेनॉल के बनाते हैं और दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। क्योंकि ये अवायवीय श्वसन है, और अवायवीय श्वसन में हमने पढ़ा था
कि अवायवीय श्वसन में थोड़ी कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है, मात्र 2 एडीपीओ को एटीपी में बदल पाती है, यानी 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, 2 एडीपी जो होते हैं उनको एटीपी में बदल पाती है, बस ये होता है। ठीक है। अब किण्वन की हम बात करें मानव के अंदर, मानव में कब होता है, हमने भी बताया था कि जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है कोई व्यक्ति, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ऑक्सीजन क्योंकि हम फेफड़ों के माध्यम से एक लिमिटेड मात्रा में ही ले पाते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, पेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, पेशी कोशिकाएं, इनके अंदर क्या होता है, अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है, यानी ग्लूकोज का विखंडन शुरू हो जाता है, और वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो ग्लूकोज के विखंडन की पहली जो स्टेप थी, चरण, वो तो सेम है सब में, ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया है, जिसके अंदर ग्लूकोज 2 पायरुवेट में बदल जाता है। अब आगे क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर ये जो 2 पायरुवेट होते हैं, पेशीय मानव पेशियों के अंदर क्या होता है, पेशीय जो कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं जो हैं, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करती हैं, लैक्टिक अम्ल बनाती हैं, 2 लैक्टिक अम्ल के अणु बनाती हैं, लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा कितनी मुक्त करते हैं, ये भी मात्र 2 एटीपी, 2 एटीपी के बराबर ऊर्जा मुक्त करते हैं, यानी इतनी ऊर्जा मुक्त होती है जो कि 2 एडीपीओ को 2 एटीपी में बदल पाती है। ठीक है, मतलब काफी कम मात्रा में ऊर्जा इससे भी पैदा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ये बता दें कि ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है पेशी कोशिकाओं में, ये हमारे क्रैम्प का, यानी जिसे हम कहते हैं ना, पैर आम गए, बहुत दिनों में हम चलते हैं तो पैर आम जाते हैं और हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, अचानक हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर लें या बहुत ज़्यादा चल लें तो पैर आम जाते हैं। ठीक है। तो ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है, इन पैरों के आमने का जो कारण है वो होता है लैक्टिक अम्ल, क्रैम्प इसको बोलते हैं, हमारे पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं, यानी उसकी पेशियों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक। ठीक है। तो श्वसन के अंदर क्या होता है, ये बात समझ में आई। श्वसन में सिर्फ ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ग्लूकोज का विखंडन 2 तरह से हो सकता है, वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में। अगर वायु की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर वायु की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है, यानी विखंडन हो रहा है और ग्लूकोज का, तो उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब श्वसन चाहे से वायवीय हो चाहे से अवायवीय हो, श्वसन की जो अभिक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, इनमें भी पहला चरण क्या होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इन दोनों के अंदर कॉमन होता है, यानी समान होता है। पहले चरण का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का चरण है, इसके अंदर क्या होता है, ये चरण, इस चरण के अंदर क्या होता है कि पहली बात तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, और दूसरी बात यह है कि इस चरण में होता क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज है, जिसमें कि 6 कार्बन के परमाणु हैं, वो टूट करके और 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट के अणु बनाता है, 2 पायरुवेट के अणु बनाता है। आए वो समझ। तो ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है, पहला चरण। अब अगर बात करें हम दूसरे चरण की,
तो दूसरे चरण में जो दूसरा चरण होता है उसको वायवीय श्वसन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं क्रेब चक्र, और अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर हम बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है। अब ये जो क्रेब चक्र है ये वायवीय श्वसन में होता है, और ये होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किण्वन कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। अब क्रेब चक्र में ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है क्योंकि वायवीय श्वसन है, किण्वन में कम ऊर्जा पैदा होती है क्योंकि अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है। कुल मिलाकर के ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा का प्राप्त करना वो रेस्पिरेशन कहलाता है, वो श्वसन कहलाता है। और ये वायवीय और अवायवीय दो प्रकार का हो सकता है। मानव की जो पेशी कोशिकाएं हैं, मसल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर कभी कभी, जनरली तो होता क्या, मानव के अंदर वायवीय श्वसन होता है और क्रेब चक्र से ऊर्जा बनती है, लेकिन कभी कभी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर अवायवीय श्वसन भी होता है, और अवायवीय श्वसन के अंदर दो पायरुवेट जो होते हैं वो लैक्टिक अम्ल के दो अणु बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा की मात्रा होती है तकरीबन 2 ATP। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी कि हमारे में जो श्वसन होता है वो श्वसन में आखिर होता क्या है, ये तो हमने बताया कि होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, या श्वसन होता कैसे है, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये किस तरह से आती है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है श्वसन के अंदर ये किस तरह से वापस जाती है। यानी अब हम बात करेंगे श्वसन के अंदर गैसों के आदान प्रदान पर। ठीक है। श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान पर चर्चा करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो है विसरण। विसरण, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण, विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, विसरण या डिफ्यूजन का मतलब है किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण या डिफ्यूजन। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए, इस चित्र में एक बीकर दिखाया गया है। इस बीकर में हमने एक इंक डाली है, स्याही डाली है। स्याही का एक या दो बूंद उसमें डाल दिए पानी के अंदर। जैसे ही हम बूंद को डालते हैं तो देखिए ये जो स्थिति है, ये वाली स्थिति, इसमें जहां पर हमने बूंद डाली है वहां पर हाई कंसंट्रेशन है, यानी स्याही ज्यादा गाढ़ी है, इसका उच्च सांद्रता है यहाँ पर। अब ये उच्च सांद्रता वाली जो स्याही है, कम सांद्रता, नीचे देखिए हल्का है, सादा पानी हल्का, जहां पर कम सांद्रता नजर आ रही है, इसकी तरफ ये गति करेगी, मूव करेगी। तो उच्च सांद्रता वाला पदार्थ निम्न सांद्रता की तरफ गति कर रहा है, और गति करते करते धीरे धीरे ये ऐसे फैल गया, इतना बड़ा आ गया।
और फिर और गति करेगा, तो ऐसे करते करते पूरे बीकर के अंदर ही ये कलर फैल जाएगा, पूरा बीकर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो किसी भी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना है और इसका उपयोग हमारे शरीर में जगह जगह पर होता है। जैसे हम ये देखें, ब्लड कैपिलरीज की बात करें, रक्त केशिकाओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी रक्त केशिकाएं का मतलब होता है ब्लड कैपिलरीज या केशिकाओं का मतलब होता है पतली ट्यूब्स। पतली ट्यूब्स इतनी पतली ट्यूब्स होती है कि इनमें से कोई भी चीज, खासतौर पे गैसेज, अंदर बाहर हो सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है। अब अंदर बाहर कैसे होगा? अगर बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन चले जाएगी। और अंदर अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मान लीजिए, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, तो बाहर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सांद्रता कैसी है? कम है, इसलिए ये अंदर से बाहर आ जाएगी। तो ये जो विसरण का नियम है, डिफ्यूजन का जो फिनोमिना है, ये हमारा जो शरीर है उसके अंदर गैसों के आदान प्रदान में और खाद्य पदार्थों के आदान प्रदान में बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन को हम समझ गए। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है, वो जहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा होती है वहां से चलता है, और जहां पर उसकी सांद्रता कम होती है उस तरफ वो मूव करता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर, गैसों के आदान प्रदान के अंदर ये डिफ्यूजन का जो फिनोमिना है, विसरण का जो नियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विसरण का एक उदाहरण और ले सकते हैं हम चाहें तो, कि जैसे इत्र होता है, इत्र यानी सेंट, हम लगाते हैं खुशबू के लिए। अगर सेंट को हम किसी एक जगह पे स्प्रे कर दें, किसी एक जगह पर स्प्रे किया, मान लीजिए रुमाल में किया हमने, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में ये सेंट की खुशबू पूरे पूरे के पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये सेंट की जो सांद्रता थी ज़्यादा थी, और कमरे के अंदर पहले से सेंट था नहीं, तो वहाँ पे उसका सांद्रता कम थी सेंट की। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सेंट के जो कण हैं, इत्र के जो कण हैं, वो मूव करेंगे और इस वजह से सेंट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो विसरण या डिफ्यूजन का मतलब समझ में आए? किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, ये डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण के बाद में अब हम चर्चा करेंगे श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान पर। देखिए, हम जानते हैं कि श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 ये हम बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकालते हैं। तो ये किस तरह से होता है? दूसरी बात, हमें ये भी मालूम है कि जब हम श्वसन की अभिक्रिया होती है सेल के अंदर, किसी भी कोशिका में जब श्वसन की अभिक्रिया होती है यानी वायवीय श्वसन होता है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। इसलिए कुल मिलाकर ये बात हुई कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। वायवीय श्वसन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। इसीलिए हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। तो किस तरह से ऑक्सीजन लेता है? देखिए, उसका रास्ता क्या होता है, कौन कौन से अंग इसके अंदर काम में आते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी नाक के थ्रू। नाक के थ्रू, नाक के अंदर क्या होते हैं? बारीक बारीक बाल होते हैं और श्लेष्मा यानी म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस होता है, चिपचिपा। तो ये नाक के अंदर जो बाल हैं और ये जो श्लेष्मा है या म्यूकस है, इसका काम क्या होता है कि जो अवांछित
कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर में सांस के साथ में जा सकती हैं, उन तत्वों को, धूल मिट्टी के कणों को हमारे अंदर फेफड़ों तक पहुंचने से उनको हम रोकें। ये रोकना का काम जो करते हैं ये हमारे बाल और ये म्यूकस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है हम अपनी नाक के थ्रू लेते हैं, और नाक के अंदर जो बाल वगैरह होते हैं ये इस ऑक्सीजन में धूल मिट्टी के कण होते हैं उसको रोक लेते हैं, म्यूकस वगैरह रोक लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, नाक से होती हुई हमारा ये जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, ये हमारे जाती है ग्रसनी में। इसमें जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी को अंग्रेजी में हम कहते हैं फेरिनेक्स। ग्रसनी या फेरिनेक्स। ग्रसनी या फेरिनेक्स वो क्षेत्र है जिसके अंदर हमारा भोजन और श्वास की जो दोनों नलियां हैं वो आपस में मिलती हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां से हमारा भोजन भी जाता है और जहां से हमारा सांस भी जाता है। इसके बाद में ही डिवाइड अलग अलग पाइपों में जाता है। भोजन अलग पाइप में, फूड पाइप में जाएगा, और सांस जो है विंड पाइप में जाएगा, श्वास नली में जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो आई ये ग्रसनी से होती हुई हमारे कंठ की ओर आती है। कंठ को हम बोलते हैं लेरिनेक्स। ये है कंठ। ये जो मोटा मोटा दिख रहा है ये है हमारा कंठ। ठीक है। कंठ की ओर आती है, और कंठ से जुड़ी हुई रहती है हमारी श्वास नली। श्वास नली, ये श्वास नली जो हमारी कंठ से जुड़ी हुई है। श्वास नली को हम बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, अंग्रेजी में हम बोलते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप। इसको विंड पाइप भी बोल देते हैं, क्योंकि श्वास नली है इसलिए इसको विंड पाइप भी बोल देते हैं, विंड पाइप। ठीक है। अब विंड पाइप के अंदर क्या होता है, उपास्थि वलय होते हैं। उपास्थि वलय क्या होते हैं, उपास्थि वलय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये उपास्थि वलय जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारा ये विंड पाइप होता है, श्वास नली जो हमारी होती है, ट्रैकिया जो हमारा होता है, श्वास नली को हम ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी जो श्वास नली होती है इसको कठोरता प्रदान करता है, ताकि किसी भी परिस्थिति के अंदर हमारी श्वास नली आपस में चिपक करके बंद ना हो जाए। ठीक है। तो ये जो श्वास नली को कठोरता प्रदान करने के लिए उपास्थि वलय होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। ठीक है। तो श्वास जो हमारा ऑक्सीजन हमने लिया कंठ से आया, कंठ के बाद में श्वास नली में आया, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की मदद से ये पहुंच गया नीचे। इसके बाद में हमारी जो श्वास नली होती है दो भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से दो, हमारे जो दो फेफड़े होते हैं, फेफड़े, लंग्स, हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं। तो श्वास नली दोनों फेफड़ों के हिसाब से दो भागों में बढ़ जाती है। ये जो नली जो दो भागों में बढ़ती है इसको कहा जाता है श्वसनी। श्वसनी हिंदी में कहते हैं श्वसनी। हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसनी, श्वसनी। और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस। एक नली को हम ब्रोंकस कह देते हैं और दोनों नलियों को मिलाकर के ब्रोंकाई कह देते हैं। तो ब्रोंकस या ब्रोंकाई, श्वसनी। ठीक है। दो भागों में बढ़ जाती है श्वास नली, दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी बाद में आगे जाकर के छोटी छोटी और नलियों में, और छोटी नलियों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी और नलियों में बढ़ जाती है। इन नलियों को हम कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं, श्वसनिका। श्वसनिका, वो श्वसनी हो गया, ये श्वसनिका हो गया। श्वसनिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोंक्योली। क्या कहते हैं, ब्रोंक्योली, ब्रोंक्योली, ब्रोंक्योली। तो ये श्वसनिका जो होती हैं
इन श्वसनिकाओं के अंत में, लास्ट में बैग जैसी ऐसी रचना होती है, बैग जैसी। इसको बोलते हैं कूपिका। जैसा कि अलग से चित्र जो बनाया गया है, ये कूपिकाओं को बनाया गया है। ये है श्वसनिकाएं, बारीक नलियां। ये बारीक नली है, ये बारीक नली है, ये भी बारीक नली है, श्वसनिका है, ये है। श्वसनिका के अंत के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं, कूपिकाओं को हम बोलते हैं एल्वियोली। कूपिका या एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन हम नाक के थ्रू लेते हैं वो ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए और श्वसनी से होते हुए, श्वसनी यानी ब्रोंकस से होते हुए, उसके बाद में छोटी छोटी नलियों में जाती है जिसको हम कहते हैं श्वसनिका, और अंत में जाकर के ये जो कूपिका होती है, जो कि एक बैग जैसी, एक गुब्बारे जैसी रचनाएं होती हैं, बैग जैसी गुब्बारे जैसी रचनाएं होती हैं। इन कूपिकाओं में, जिसको एल्वोली बोलते हैं अंग्रेजी में, इन एल्वोलियों में या कूपिकाओं में भर जाती है, ठीक है। ये कूपिकाओं का काम क्या होता है? कूपिकाओं का काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को या बाहर से आने वाली हवा को स्वयं में एकत्र करना। अगर ये कूपिकाएं ना हो, देखिए हम आपको बता दें कि कूपिकाएं जो हैं, अगर इन कूपिकाओं को हम काट करके एक बड़ी शीट बनाने की कोशिश करें तो कूपिकाएं तकरीबन 80 मीटर, 80 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा, 80 स्क्वायर मीटर। जबकि हमारी अगर हाइट की हम बात करें, मानव शरीर की हाइट की बात करें, तो वो मुश्किल से 2 मीटर होती है। अब हम देखते हैं कि कूपिकाओं को फायदा क्या हुआ। कूपिकाओं को फायदा ये हुआ कि अगर कूपिकाएं नहीं होती तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का भरना संभव नहीं है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जब शरीर में एकत्र नहीं हो पाएगी तो श्वसन क्रिया के अंदर कम ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कम ऊर्जा सृजित हो पाएगी, और कम ऊर्जा सृजित होगी तो हमारे शरीर का काम चलेगा नहीं। तो ये जो एल्वोली या कूपिकाएं जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब इन एल्वोलियों में जब ऑक्सीजन आकर के भर जाती है, भाई ऑक्सीजन हमारी नाक से चली, नाक के अंदर बाल वगैरह जो थे, हमारे म्यूकस वगैरह था, उसने जो धूल मिट्टी कणों को रोक लिया। उसके बाद में ऑक्सीजन चली, और चलने के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए यानी फेरिनेक्स से होते हुए फिर वो कंठ में गई, यानी लैरिनेक्स में गई। इसके बाद में कंठ से वो श्वास नली यानी ट्रैकिया के अंदर प्रवेश किया उसने, यानी विंड पाइप में प्रवेश किया, और विंड पाइप 2 भागों में बट गया। श्वसनी, जिसको हम श्वसनी कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, इसको ब्रोंकस, हिंदी में, इंग्लिश में हम ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। श्वसनी से होते हुए वो श्वसनिकाओं के अंदर गई, श्वसनिका, छोटी वाली जो नलियां होती है उसको श्वसनिका बोलते हैं हम लोग, उसमें गई, और उसमें जाते हुए अंततः ऑक्सीजन जो हमने ग्रहण की थी नाक के थ्रू, वो कहां पर पहुंच गई? वो कूपिकाओं में पहुंच गई, एल्वियोली में पहुंच गई, ठीक है। अब ये जो एल्वियोली हैं, इसमें एक खास चीज होती है, गैसों का, एल्वियोली जो है, कूपिकाएं जो हैं, ये गैसों के विनिमय के लिए, यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी एल्वियोली में क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के ब्लड से ली जाती है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन नाक से जो ली थी वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब एल्वियोली से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर। ब्लड में कैसे जाएगी? एल्वियोली की जो सतह होती है, भित्ति होती है, इस सतह के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है, रक्त केशिकाएं होती हैं, और रक्त केशिकाओं में क्या होता है? विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन है वो तो रक्त केशिकाओं में अंदर चले जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जो कि रक्त केशिकाओं में पहले से आती है विभिन्न अंगों से। ठीक है, होता क्या है कि जो रक्त केशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सेल से आती हैं, यानी कोशिकाओं से आती हैं। कोशिकाओं में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, और वायवीय श्वसन में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके कहाँ जाती है, वो वापस से रक्त केशिकाओं में मिल जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली जो रक्त केशिकाएं होती हैं, ये जब इस कोशिका के संपर्क में आती हैं, तो क्योंकि रक्त केशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बाहर ऑक्सीजन गैस है, यानी बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, उसकी कमी है, तो विसरण का नियम क्या कहता है विसरण में, कि उच्च सांद्रता वाली चीज निम्न सांद्रता वाले स्थान पे जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो चले जाती है इसके अंदर, कूपिकाओं के अंदर भर जाती है, और कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है वो कहाँ पे जाती है, वो भर जाती है इसमें रुधिर केशिकाओं के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, यानी गैसों का एक्सचेंज हो गया। ऑक्सीजन तो चली गई ब्लड कैपिलरीज में, रुधिर केशिकाओं में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रुधिर केशिकाओं में पहले से मौजूद थी वो आ गई कूपिकाओं में। और उसके बाद में कूपिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है उसी रास्ते से जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई थी। कूपिका से पहले जाएगी अपनी किसके अंदर, पहले किस में जाएगी, श्वसनिका में जाएगी, ब्रोंक्योली में जाएगी, और श्वसनिका के बाद में किस में जाएगी, श्वसनी में जाएगी। ठीक है, श्वसनी के बाद में किस में जाएगी, ये विंड पाइप में जाएगी। विंड पाइप से होते हुए धीरे 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 नाक से होते हुए वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से बाहर निकल जाएगी, ये आउट हो गई हमारे शरीर से। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। बस हम यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि हमने देखा कि कूपिकाओं में विसरण के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, तो अगर जीव के शरीर का आकार ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विसरण के माध्यम से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का परिवहन पर्याप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए एक अलग माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे शरीर में वो माध्यम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक खास प्रकार का वर्णक है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है। तो ये रुधिर जो केशिकाएं हैं इसके अंदर जो रुधिर होता है, उस रुधिर के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ये जल में विलेय है, पानी में विलेय है। इसलिए क्या होता है कि ये आसानी से रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर मिल जाती है, तो ब्लड के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन होता है, और विसरण के माध्यम से ये हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है, कूपिकाओं में आकर के विस्तृत हो जाती है, और कूपिकाओं से वापस फेफड़ों से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, नाक से। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक शब्द होता है रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने की दर। हमारे सांस लेने की दर क्या होती है, देखिए सांस लेने की जो दर की बात अगर हम करें तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, 15 से 18 बार सांस लेता है सामान्य स्थिति के अंदर। अगर वो दौड़ लगा रहा है तो बात अलग है, सामान्य स्थिति में 15 से 18 बार वो सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। एल्वियोली के महत्व के बारे में हमने बता ही दिया कि एल्वियोली का महत्व क्यों है, क्योंकि ये गैसों के विनिमय के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल हमें उपलब्ध कराता है। अगर एल्वियोली नहीं हो तो हमें बहुत कम क्षेत्रफल गैसों के विनिमय के लिए प्राप्त हो पाएगा, और जिससे कि हमारे शरीर की ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात हम और बता दें आपको कि
ऑक्सीजन को अंदर लेने की जो हमारी प्रक्रिया है, जब हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, किसी भी हवा को अंदर लेते हैं, तो आप लेकर के देखिए, ब्रीथ करके देखिए, सांस लेकर के देखिए, हम देखेंगे कि हमारी जो पसलियां हैं वो फैल जाती है, फूल जाती हैं। जैसे कि हम सांस लेना चाहें और सांस लेकर के देखें तो देखें हमारी जो पसलियां हैं वो फूल गई हैं, और अगर हम सांस को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पसलियां वापस से अपने स्थान पर आ जाती हैं, पिचक जाती हैं। यानी जब हम सांस को लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से फूल जाते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े वापस से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी इसको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट बोलते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य जीवों में श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर अन्य जीवों के अंदर। देखिए, अन्य जीवों में सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा पर। अमीबा क्या होता है? एक कोश के जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गन है, एक कोश की जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर क्या होता है? केवल एक ही कोशिका होती है। अब इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? देखिए, ये अमीबा का चित्र है, ये अमीबा का नाभिक है, और ये कोश का द्रव भरा हुआ है मान लीजिए, और ये अमीबा की कोशिका की भित्ति है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है, अमीबा क्योंकि पानी में रहता है, इसलिए पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रहण करता है। ठीक है, और ग्रहण करने के लिए वो कोशिका भित्ति का इस्तेमाल करता है, कोशिका भित्ति का। तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहां से होता है? कोशिका भित्ति से। और इसमें विसरण का प्रयोग किया जाता है, विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। विसरण का मतलब समझ में आया? हमने आपको बताया था विसरण का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न कंसंट्रेशन पर जाती है, लो कंसंट्रेशन पर जाती है, निम्न सांद्रता पर जाती है, और इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं विसरण। तो विसरण के द्वारा ये ऑक्सीजन कोशिका भित्ति से होते हुए कोशिका के अंदर पहुंच जाती है, और कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर बनती है वो भी इसी कोशिका भित्ति के माध्यम से बाहर निकल जाती है। यानी अगर बात करें हम अमीबा की, तो अमीबा के अंदर गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कोशिका भित्ति के माध्यम से विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंचुए की। केंचुए की क्या होता है? केंचुए के अंदर दो खास बात होती है। एक बात तो क्या होती है कि केंचुए की जो त्वचा होती है, केंचुए की त्वचा बहुत ज्यादा मॉइस्ड होती है, बहुत ज्यादा चिकनी होती है, चिपचिपी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है। तो केंचुआ जो होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है, वो किसके थ्रू करता है? अपनी त्वचा के थ्रू। और त्वचा के जरिए अगर गैसों का आदान प्रदान कोई करना चाहता है तो उसके लिए त्वचा का मॉइस्ड होना, त्वचा का चिपचिपा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो केंचुआ कैसे आदान प्रदान करता है गैसों का? वो अपनी त्वचा के द्वारा करता है। अब एक सवाल उठता है कि देखिए, केंचुआ अपनी त्वचा के द्वारा जो है आसानी से गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देता है। तो हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की क्या आवश्यकता थी? हम भी तो अपनी त्वचा के माध्यम से कर सकते थे गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, ये सवाल उठता है, लेकिन यहां पे हमारा जवाब यह है कि तीन महत्वपूर्ण कारण हैं जिन वजहों से मानव जो है केंचुए की तरह या मेंढक की तरह स्किन से गैसों का आदान प्रदान नहीं करता। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण तो ये है
कि अगर गैसों का आदान प्रदान त्वचा के जरिए करना है तो त्वचा का चिपचिपा होना जरूरी है, जबकि हमारी जो त्वचा होती है वो चिपचिपी नहीं होती है। दूसरा कारण जो ये है कि अगर हम त्वचा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करें तो त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनके अंदर जो कूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्वियोली जो पाई जाती है, उनका क्षेत्रफल 80 स्क्वायर मीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर, 80 वर्ग मीटर के बराबर होती है। 80 वर्ग मीटर, जो कि हमारे शरीर के आकार से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। हमारा आकार होता है 2 मीटर करीबन। अब ये 80 स्क्वायर मीटर 40 गुना ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल मिलता है गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो अगर हम त्वचा से गैसों का आदान प्रदान करते तो हमें कम क्षेत्रफल मिलता गैसों के आदान प्रदान के लिए। यानी हमारे पास में अगर हम ऑक्सीजन एकत्र करना चाहते, शरीर में लेना चाहते, वो भी कम होती, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संग्रहण हम करना चाहते तो वो भी कम होती। दूसरा कारण ये है कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है अगर हम कूपिकाओं के जरिए करते हैं, और अगर त्वचा के जरिए करते तो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रफल बहुत कम पड़ जाता है। ठीक है। तीसरा कारण ये है कि अगर हम त्वचा के जरिए करते, विसरण के माध्यम से करते त्वचा के जरिए, तो विसरण होता है बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमी गति होती है विसरण की। तो इसमें करीबन 3 साल लग जाते हैं अगर हमारे शरीर में सप्लाई करनी है तो, बहुत अधिक समय लग जाता है, तो वो तो हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो इन 3 कारणों से मानव के अंदर जो सिस्टम है वो ये नहीं है कि हम त्वचा के जरिए ही श्वसन कर लें, गैसों का आदान प्रदान कर लें। ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं कि मछली जो है, फिश जो है, फिश के अंदर, मछली के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखिए, ये फिश का चित्र दिया गया है। तो फिश के बारे में हम आपको बता दें कि फिश के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार मछली के अंदर हालांकि लंग्स नहीं होते हैं, मछली के अंदर एक दूसरी प्रकार की रचना होती है जिसको हम बोलते हैं गिल। मछली के अंदर सांस लेने के लिए या गैसों के आदान प्रदान के लिए गिल नामक संरचना होती है। और गिल संरचना कहाँ पे होती है? मछली की आंख के पास में इस तरह का एक पंख होता है, पंख सा होता है। इस पंख के नीचे इस तरह की लाल लाल सी जो नजर आ रही है, ये गिल, ये गिल। गिल का काम क्या होता है? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल करके और रुधिर केशिकाओं को भेजना, रुधिर के अंदर सप्लाई करना। ठीक है। अब मछली श्वसन कैसे करती है? देखिए, मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है। तो कैसे लेती है मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को? वो पूरा पानी अपने मुंह में लेती है, और ये पानी क्या होता है, इन गिल्स के अंदर जाता है। और गिल्स के अंदर जाने के बाद में क्या होता है? गिल्स के अंदर इस पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो तो विसरण के माध्यम से, जो यहाँ पे रुधिर कोशिकाएं होती हैं गिल्स के अंदर, उनके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और रुधिर कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से मौजूद होती है वो इसके अंदर वापस से गिल्स के माध्यम से इसमें आ जाती है, पानी में घुल जाती है, और पानी इधर से वापस से बाहर निकल जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मछली लेती है। अगर मछली को हम पानी से बाहर निकाल दें तो ऑक्सीजन तो बाहर भी है, लेकिन मछली के जो गिल हैं वो स्पेशली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं मानव के, वो इस प्रकार के बनाए गए हैं कि वो हवा के अंदर ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, हवा में घुली हुई ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर उनको पानी में डाल दिया जाए तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन वो नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार मछली भी केवल पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले सकती है। अगर मछली को बाहर निकाल दिया जाए और हवा में घुली हुई ऑक्सीजन सीधे उसके गिल्स तक पहुंचे तो मछली मर जाती है। ठीक है। अब मछली के बाद में हम बात करते हैं इसकी, मेंढक। मेंढक
एक एम्फीबियन है, उभयचर। उभयचर अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन, उभयचर या एम्फीबियन का मतलब होता है ये जमीन पर भी रह सकता है, सांस ले सकता है, और पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। जब मेंढक जमीन पर होता है तब तो उस मेंढक के अंदर फेफड़े होते हैं, जैसे मानव में होते हैं उस तरह से फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। इन लंग्स के माध्यम से वो सांस लेता है। लेकिन जब मेंढक पानी में चला जाता है तो पानी के अंदर जब वो मेंढक होता है तो वो अपनी चिकनी त्वचा के जरिए, मेंढक की त्वचा बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, और इस चिकनी त्वचा के जरिए वो सांस लेता है, यानी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात आपको ये बता दें कि जल के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं और मानव जैसे जो बाहर रहते हैं, थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो जो जीव जंतु हैं, उनमें अगर हम श्वसन की दर की बात करें तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी श्वसन की दर ज़्यादा होती है। मतलब वो 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेते हैं, और हम लोग जो जमीन पे रहते हैं ये इनकी श्वसन की दर कम होती है, हम 1 मिनट में कम बार सांस लेते हैं। कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, इसलिए जब हम एक बार सांस लेते हैं तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमें एनर्जी देती है। लेकिन अगर हम बात करें मछलियों की या जल में रहने वाले जीवों की, तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो कि बमुश्किल 1% होती है। तो निश्चित तौर पे इनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा बार सांस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी श्वसन की जो दर होती है वो थल में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले जीव जंतुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। हालांकि पौधों में गैसों के आदान प्रदान पर हम पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। चर्चा में हमने बताया था आपको कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उसके जो तने होते हैं और उसकी जो जड़ें होती हैं, पत्तियों में, तनों में और जड़ों में, इन तीनों जगह पर बहुत बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमा। स्टोमा या स्टोमाटा, इस तरह के जैसे जिस चित्र में नजर आ रहे हैं इस तरह के ये स्टोमा या स्टोमाटा होते हैं, और ये छिद्र खुलते और बंद होते रहते हैं। जब इनको गैसों का आदान प्रदान करना होता है, यानी ऑक्सीजन लेनी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़नी होती है, तो ये छिद्र खुल जाते हैं, और अगर इनको गैसों का आदान प्रदान नहीं करना होता है तो ये छिद्र बंद रहते हैं। इन छिद्रों को खुलने और बंद रहने का जो सिस्टम है ये यहाँ पर द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनके जरिए होता है। ठीक है। तो पौधों के बारे में तो हम पहले भी बता चुके हैं कि पौधों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो स्टोमाटा के जरिए होता है, यानी पौधे की पत्तियों पर, तने पर और जड़ों में जो बारीक रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से होता है। ठीक है। अब हम एक प्रयोग करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, क्या प्रयोग करना है हमें? देखिए, हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, दो परख नली लेंगे, और दोनों परख नलियों के अंदर क्या लेंगे? चूने का पानी। चूने का पानी, चूने का पानी, या इसको लाइम वाटर बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। चूने का पानी या लाइम वाटर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर प्रयोग को करने से पहले हम आपको एक बार बता दें कि अगर हमें कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाना है तो उसकी पुष्टि करने का एक तरीका होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में से, यानी लाइम वाटर में से
पास करें, निकालें या उसमें प्रवाहित करें चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो अगर गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो चूने का पानी दूधिया नहीं होगा। या हम आपको बता दें, चूने का पानी या लाइम वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, शुरू में उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। गैस के प्रवाहित करने के बाद में ही उसके कलर में चेंजेस आता है, ठीक है। तो जब हमें ये प्रयोग करना है कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसकी पुष्टि करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दो परख नली ले लेते हैं। परख नली ए ले ली और परख नली बी ले ली, ठीक है। अब परख नली ए के अंदर और बी के अंदर दोनों में हमें क्या करना है, बी के अंदर क्या करना है, एक पिचकारी लेना है जिसमें वातावरण की हवा भर करके, और उस हवा को हमें पिचकारी के माध्यम से इस चूने के पानी में प्रवाहित कराना है, ठीक है। और दूसरी इस परख नली में हम क्या करते हैं, परख नली नंबर ए जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने मुंह से एक नली के माध्यम से, और जो सांस से बाहर निकालते हैं हम, बाहर हवा फूंकनी है इसके अंदर, मुंह से हवा को प्रवाहित करना है, ठीक है। हमारे मुंह में हवा कहाँ से आएगी, हमारे फेफड़ों में से आएगी। फेफड़ों में हवा कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम इस प्रयोग को करेंगे कि एक तरफ हम मुंह से हवा डालेंगे परख नली में, और दूसरी परख नली में जब हम वातावरण की हवा पिचकारी से डालेंगे, तो हम देखेंगे कि जो वातावरण से पिचकारी से जो हवा डाली गई है, उस परख नली के अंदर चूने का पानी है वो कम दूधिया हुआ है। कम दूधिया क्यों हुआ है, क्योंकि वातावरण के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, 0.04% ऐसा कुछ परसेंट होता है वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। इसलिए कम दूधिया हुआ। जबकि हम परख नली ए में, जिसमें हमने मुंह से हवा डाली थी, उसके अंदर हम देखेंगे तो ज़्यादा मात्रा में ये दूधिया होता है, ये वाला पानी, चूने का पानी। इससे मतलब साफ सिद्ध हो रहा है कि हमारे श्वसन के अंदर, क्योंकि मुंह की जो हवा थी वो श्वसन वाली हवा थी, इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि श्वसन की क्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, ठीक है।